जय हिंद। आज बलूचिस्तान के ऊपर बात करते हैं और बलूचिस्तान के ऊपर बात शुरू करने से पहले मैं एक डॉन न्यूज़पेपर में छपे एक आर्टिकल का हवाला दूंगा। दिस आर्टिकल हैज़ बीन रिटन बाय तारिक खोसा। Now, who is Tariq Khosa? Tariq Khosa is ex-Inspector General of Police with the Pakistani Police Services. और ये क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, इनका जो पहला पैराग्राफ है, दैट्स इंटरेस्टिंग एंड दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल, not only Pakistan but applicable to all. And what that paragraph says is, there comes a time in the life of a nation when citizens start to feel that social contract between them and the state is on the verge of collapse. What holds them together is the national purpose, postulated through constitutional frameworks and based on rule of law, justice and equity. कहने का उनका मतलब ये है कि लोगों के बीच में और स्टेट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट, कि आप मेरे को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे, आप मेरे को सुरक्षा देंगे, आप मेरे हितों की रक्षा करेंगे और मैं आप द्वारा निर्धारित कानूनों को और कानून साजी को उसका उसका एहतराम करूंगा, उसकी रिस्पेक्ट करूंगा और मैं चीज़ों को फॉलो करूंगा। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट फेल होता है, तो एक सिचुएशन आती है जहां पर क्लैश होता है, क्लैश बिटवीन द स्टेट एंड द पब्लिक। ये इसका बेहतरीन उदाहरण हमने देखा है बांग्लादेश में कैसे शेख हसीना ऑटोक्रेटिक हो गई और उसके चलते किस तरीके से एक उबाल आया। इसके ऊपर बहुत सारे तर्क वितर्क दिए जा सकते हैं, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हमको देखने को मिला। फिर हमने एक पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरीके का एक माहौल देखा था 9 मई को। एंड उस टाइम में क्या हुआ, 9 मई और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉट मई, दैट वाज टू डू विद 7 अक्टूबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जी इमरान खान के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा था, उनको अभी पकड़ेंगे, कल पकड़ेंगे, आज पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, और ये सारी चीज़ें होते होते वहाँ पे फौज के खिलाफ गुस्सा फूट गया। और आपने विजुअल्स में देखा कि कैसे लोगों ने फौजियों को दौड़ा दौड़ा के मारा भी और कैसे प्रोटेस्ट करे। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी थोड़े डिसेंट निकल गए, उन्होंने उस चीज को ज्यादा पुश नहीं किया। अब पॉइंट ये है कि जो तारिक खोसा लिख रहे हैं, ये किस पॉइंट से ये लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं बलूचिस्तान के पॉइंट से। तो बलूचिस्तान के अंदर भी जो ये अब सिचुएशन हो गई है, जो अभी हाल ही में जिसके अंदर हमला हुआ और 102 पाकिस्तानी मारे गए, उन्होंने बीएलए ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उनको कत्ल कर दिया। और उसके बाद में उनका एक स्टेटमेंट और भी आया, 102 की जगह वो 160 का एक फिगर दे रहे हैं। तो फिगर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये फिगर किसने लिए हैं, कहाँ से आंकड़े आए हैं, कौन गिनती कर रहा था, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो नेचुरली हर एक का बायस होगा प्रेजेंटेशन में, और उसी बायस के हिसाब से ये आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो लेकिन इसके फिगर्स में जाकर और बहुत बाल की खाल ना उधेड़ते हुए एक लार्जर पिक्चर को हम देखें, तो वो जो स्टेट और जो पब्लिक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, वो बिल्कुल खत्म होता दिख रहा है। और ये अभी से नहीं, काफी समय से दिख रहा है। अब जब ये ऐसा हो रहा है, तो अब सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को एक पब्लिक के अंदर एक एतमाद पैदा करना चाहिए, एक इस तरीके का माहौल पैदा करना चाहिए जिसके अंदर पब्लिक को गवर्नमेंट पे ट्रस्ट हो और गवर्नमेंट पब्लिक के हित में काम करे। और वो कब होगा? जब डेमोक्रेसी प्रॉपर टाइप बहाल होगी। देखिए, हम आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, और ये बहुत लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, भाई ये इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर ये डेमोक्रेसी उस तरीके से नहीं आ सकती जैसे और जगहों पर आई है, और वगैरह वगैरह। मेरा ऐसा मानना नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसको डेमोक्रेटिक
फील आ चुका है, आया है और वो वहाँ के लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर स्टेट में डिवीज़न इतना है कि उनको लगता है कि अगर प्योरली डेमोक्रेटिक हो गए, कहीं सिंधी ना डोमिनेट कर जाएँ। सिंधियों को लगता है कहीं पूरी तरह पंजाबी ना डोमिनेट कर जाएँ और इसी चीज़ को रोकने और सँवारने के चक्कर में ये फ़ौज के तलवे चाटते हैं, फ़ौज इसका फ़ायदा उठाती है, वो एक किंग मेकर का रोल अदा करती है, वो भी पीछे से कठपुतलियाँ नचाती है और इस तरीके से फ़ौज भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर रह गई है। अब ऐसे में अवाम एट लार्ज पाकिस्तान की चीटेड फ़ील करती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जैसे ही एक ब्रॉडर आवाज़ उठती है फॉर डेमोक्रेसी, आप देखेंगे कि वहाँ पर स्टेट वाइज़ डिवीज़न हो जाता है। जब इमरान खान को पकड़ा गया और जब वो पूरी कार्रवाई हुई जहाँ पे फ़ौज के ऊपर हमले हुए, ये हुआ, वो हुआ, तो आपने देखा कि सारा खेल पंजाब में सीमित था। कुछ आपने हरकत खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में देखी। लेकिन बाय एंड लार्ज आपको ये सब देखने को नहीं मिला। क्वेटा में नहीं मिला, बलूचिस्तान में नहीं मिला, सिंध में कहीं नहीं मिला। तो पूरी जो एक्टिविटी थी ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द आर्मी वाज़ लिमिटेड टू पंजाब बेसिकली। तो दिस शोज़ कि पूरी जो कौम है वो एक प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं है और इसी का फ़ायदा उनकी जो आर्मी है वो उठाती है। अब ये सिचुएशन आ गई है कि आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि अमेरिकन्स प्रेशर डाल रहे हैं आसिम मुनीर पे कि भैया आप ये ओहदा छोड़ें। ये ना आपकी फ़ौज के हित में है, ना पाकिस्तान के हित में, जिस तरीके का आपने रवैया रखा हुआ है और थोड़ा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इवॉल्व होने दें। तो ये कितनी सच है, कितनी इसमें गहराई है, कितनी इसमें गंभीरता है, दैट आई कांट कमेंट अपॉन, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जो तारिक खोसा बोल रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, वो एक्चुअल में खत्म हो रहा है। नाउ एज़ इंडियंस हमें बहुत खुश हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बहरान मचा हुआ है, अब इकॉनमी जर्जर है, लोग एक दूसरे को खाने पीने को तैयार हैं और फ़ौज की बिल्कुल बुरे हाल हैं, उसको गिराने के लिए लोग तैयार हैं और हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा दुश्मन है और क्योंकि इस्लामिक मुल्क है और हम लोग मेजॉरिटी हिंदू हैं और हिंदू और मुस्लिम्स के अंदर एक बहुत पुरानी एक इशू है, हिस्टोरिकल है। नेचुरली एज अ हिंदू हमें लगता है कि इन लोगों ने हमारे ऊपर बहुत जुल्म करे और हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इन्होंने मुसलमान बनाया, जो कि फैक्ट भी है, हिस्टोरिकल फैक्ट भी है। तो इसलिए हम मुस्लिम्स को एक नज़रिए से देखते हैं। देखिए इसमें कोई ना छुपाने की कोई बात है, ना इसको ज़्यादा शुगर कोट और उसको ज़्यादा मीठा बनाने की बात है, पॉलिटिकली करेक्ट होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी जनरल फीलिंग है एंड आई एम श्योर मुस्लिम्स के दिल में भी एक फीलिंग है। उनको ये लगता है कि वो एक मिशन पर है, उनका एक मिशन है कि इस्लाम फैलाना है और उनको हम लोग काफिर लगते हैं और उनको ये लगता है कि इनको जल्दी से जल्दी कलमा पढ़ा दिया जाए। तो ये उनका एक वो है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट द फैक्ट इज कि इन दोनों कम्युनिटीज के अंदर एक क्लैश है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस है, जो कई सालों से चल रहा है और अभी भी चल रहा है और ऐसा नहीं है कि बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, आगे भी चलेगा। तो अगर हम इस मंजर से देखें, इस पस मंजर से देखें, तो हमको बहुत खुश हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी वार्निंग मैं देना चाहूँगा कि इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी घटना पाकिस्तान में होती है उसका असर दिल्ली पर नज़र आता है। ये आज से नहीं, ये कई 100 साल से हम ये देख रहे हैं कि जो भी घटना लाहौर और पेशावर में होती है उसका असर दिल्ली में आता है। ये आर्टिफिशियल लाइन बनाकर आपने पाकिस्तान अलहदा कर दिया है, वो बात अलग है, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ता है। आप कभी भी देख लीजिए, जो जो चीज़ वहाँ होगी उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब अयूब खान थे 1960s में फर्स्ट डिक्टेटर, वो अमेरिका के साथ क्लोज़ हुए, उनको हथियार मिले, हथियारों का इस्तेमाल हिंदुस्तान के ऊपर हुआ। जब बंगालियों को उनके हक नहीं दिए गए, बांग्लादेश के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो जलने लगा।
3 करोड़ रेफ्यूजी इंडिया में आ गए, तो हमारी जो इकोनॉमिक्स थी वो बैठने लग गई थी। हमारे पास और कोई चारा नहीं था कि सिचुएशन को रिज़ॉल्व करना और लोगों को वापस भेजना। ये इंदिरा गांधी का कहा हुआ बयान है। तो हम वहाँ इन्वॉल्व हो गए। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर इश्यू हुआ, पाकिस्तान की ज़रूरत फिर अमेरिका को पड़ गई, उन्होंने खूब डॉलर दिए, हथियार दिए सोवियट्स को लड़ने के लिए। फ़र्क कहाँ पड़ा? हमारे को हमारे यहाँ कश्मीर में पड़ा, पंजाब में पड़ा। इन्होंने यहाँ पर इंसर्जेंसी शुरू कर दी और हमारे देश में आग लगाना शुरू कर दिया। फिर मुशर्रफ आए, उन्होंने यही नीतियाँ जारी रखी और देश के अंदर कितनी जगहों पर हमने बम धमाके फलां ढिमका देखा, कारगिल हुआ। तो जो भी एक्टिविटी, जो भी बदलाव हम रेड क्लिफ लाइन या बाउंड्री के पार देखते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो जाती है, जैसा तारिक खोसा बोलने चाह रहे हैं या इंडिकेट कर रहे हैं कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, देन I personally feel that it is going to be very, very dangerous for us, both from economy point of view and as well from security point of view. Apart from demographic pressures that will be applied, there will be a humanitarian aspect and so many things. But underline is the religious divide. तो अगर आप हेल्प भी करते हैं, अगर आप रेफ्यूजीज को संभालते भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनके बीच में प्रेम और प्यार हो जाएगा और हिस्टोरिकल एनिमोसिटी खत्म हो जाएगी, वो बरकरार रहेगी। और इसका बेहतरीन एग्जांपल अगेन मैं आपको बांग्लादेश के हवाले से देता हूँ कि आपने जरूर उन लोगों की मदद करी 71 में, लेकिन आज वो आप ही को गाली दे रहे हैं और उसके उसके अंदर रिलीजन का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान शुड नॉट क्रम्बल। पाकिस्तान पूरी तरह टूटना और चकनाचूर नहीं होना चाहिए, उससे बहुत बड़े खतरे इस पूरे खित्ते में पैदा हो जाएंगे। ईरान के लिए भी, अफ़गानिस्तान के अंदर भी सिचुएशन मुख्तलिफ हो जाएगी, बल्कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें अफ़गानिस्तान का होगा और इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस हालत में चल रहा है उसी हालत में चले, बेड रिडन पूरी तरह भी ना हो जाए कि टर्मिनल इलनेस हो जाए, लेकिन डॉक्टर के चक्कर लगाता रहे, तंदुरुस्त पूरी तरह ना हो। ये हमारे हित में है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है प्लीज़ इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद।